अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हम लोग थोड़ी देर वेट लेंगे। तब तक हम स्टूडेंट्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं और भाई वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई 5-7 मिनट तक।
वॉइस आप लोग बोलते हो। हम वेट कर रहे हैं। शान भाई मोइज भाई बस आ रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum. Okay, so let's start. First of all, kindly confirm, okay, am I audible? जी भाई। Okay, perfect. So let's start this first session. Those who have joined uh, first day, जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं लिया था, ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारी डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसका बेसिकली हमारा टेक्निकली ये फर्स्ट सेशन ही है। लास्ट सेशन सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें हमने बताया था कि वाई वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़ और इसमें हम क्या क्या कवर कर रहे होंगे। तो ये हमारा पहला टेक्निकल सेशन है, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो अरेज है। और आज हम लोग मेजरली अरेज के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो कवर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स, जैसे 1D अरे, 2D अरे। और चूँकि हम प्राइमरीली कोड जो है वो C++ में कर रहे होंगे। वैसे तो हम मेन फोकस सूडो कोड पर होगा, लेकिन C++ में कोड की एग्जांपल्स दे रहे होंगे, तो उसके लिए वेक्टर्स का थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे। एंड वी नो कि यहाँ पर मेजरली स्टूडेंट्स जो हैं वो C++ में कर रहे हैं, तो वो पार्ट आ जाएगा। और उसके साथ कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हम आज करवाएंगे, और कल के दिन में हमारी जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो सकी हम वो करवाएंगे अरे से रिलेटेड। एंड लेटर ऑन नेक्स्ट पूरे वीक के लिए आपको कुछ होमवर्क देंगे प्रॉब्लम्स का। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब्दुल मनान, आप करें कंटिन्यू। ठीक है भाई। भाई स्क्रीन शेयर है। यस, होगी शेयर। चल ठीक है। अच्छा, आज तो जो हमारा टॉपिक है एरे के ऊपर टॉपिक है। हम लोग डाटा स्ट्रक्चर जो अपने एरे से स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत ही इजी और बहुत ही पॉपुलर जो हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, या जितने भी हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग आगे भी जाते हैं, बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स की भी बात करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास सबसे जो इनिशियल आती है वो हमारे पास एरे की आती है। और एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आगे तक काफ़ी लॉन्ग टर्म हमारे साथ इसका एक ताल्लुक बना रहता है। ठीक है, आज का जो है हमारा टॉपिक एरे के ऊपर ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली असल में एरे है क्या। ठीक है, एरे हमारे पास क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास कुछ कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स की के ऊपर कंसिस्ट करता है कि हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर। हम लोग जो है थिंग्स ऑफ बॉक्सेस के, मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं जो मैंने एक तरतीब से रखे हुए हैं। ठीक है, और उन बॉक्सेस के अंदर मैंने कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। ठीक है, तो वो जो बॉक्सेस जो मैंने एक तरतीब से रखे हुए हैं ना, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि इसको मैंने एक एरे की सूरत में रखा हुआ है। ठीक है, मैंने अपना जो डाटा उसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। हम लोग अपनी कपबोर्ड देखते हैं, या हम लोग कोई भी किसी भी तरह की कोई अलमारी वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर एक तरतीब से चीज़ें जो पड़ी होती हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि एक बॉक्स हमारे पास है, एक इंडिसेस उसका आ गया, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ डाटा स्टोर किया हुआ है, कुछ हम लोगों ने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, या कोई और डाटा हम लोगों ने किसी भी तरीके का रखा हुआ है। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, स्कूल की बात करें, वहाँ पे जो एडमिन हमारे पास ऑफिस होता है, तो उसकी बात करें, वहाँ पर जितने बॉक्सेस होंगे उसके अंदर उन्होंने स्टूडेंट का डाटा वगैरह सारा रखा होता है।
ठीक है। तो जितना भी डाटा हमारे पास हम लोगों ने किसी एक तरतीब में रखा होता है, हम लोग उसको जब स्टोर कर रहे हैं तो हम लोग उसको सेम काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि हम लोग के पास सेम डाटा टाइप्स की हमारे पास जितनी भी कोई भी एलिमेंट्स होंगे, हम लोगों ने उसको कहीं पर स्टोर करवाना है, हम लोग उसको एरे के सूरत में स्टोर करवा सकते हैं। तो हमारे पास जो एरे है, जो भी हमारे पास एरे होती है वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकती है। ठीक है। और किस तरीके से कि मेरे पास एक स्टूडेंट का एक डाटा है, दूसरे स्टूडेंट का जो डाटा होगा डेफिनेट सी बात है वो उससे अलग होगा। ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट का जो डाटा है वो उसकी वैल्यूज है, और पहले स्टूडेंट का जो डाटा वो उसकी वैल्यू। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जितने भी हम लोगों ने कोई वैल्यूज वगैरह स्टोर करवानी है, जितने भी हम लोगों ने एरे के अंदर कोई भी हम लोग चीज़ स्टोर करवा रहे हैं, तो उनकी मल्टीपल और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन कंसेप्ट हमारे पास सेम वही रहेगा कि हम लोग उसको एक तरतीब के अंदर रख रहे हैं, या किसी भी चीज़ या किसी भी इस तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं कि बाद में हमें उसको एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है। उसकी सर्चिंग करनी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो ये हमारे सामने एक एरे का, जब भी हम लोग बात करते हैं एरे की, तो हमारे सामने एक बन जाता है कि सिंगल लाइंस के अंदर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 3-4 बॉक्सेस वगैरह बना लिए और उसके अंदर हम लोगों ने कोई डाटा वगैरह रख लिया। ठीक है। लेकिन हम लोग उस एरे को जब बताते हैं, ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है, यहाँ पर मेंशन है कि हम लोग जीरो पहला इंडेक्स है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास जो एरे है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती, वन से स्टार्ट होती है। लेकिन हम लोग चूंकि सी प्लस प्लस के अंदर ज़्यादा करेंगे, तो हम लोग जो सी प्लस प्लस के अंदर जो बिल्ट इन एरे है वो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग इस वजह से यहाँ पे जीरो को मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये लाजमी नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है कि हमारे पास जो हम लोग जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पर जो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है वो जीरो नहीं है, वो वन है, तो वो भी ठीक है। और अगर कोई कहता है कि मैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करूँ उसके अंदर इंडेक्स वन नहीं है, जीरो है, तो वो भी ठीक है। ठीक है। और इसी तरीके अच्छा। से बिल्कुल। इसमें एक एग्जांपल यहाँ पर रियल लाइफ वाली पहले कोड कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर हम कोड वाली साइड पे आते हैं। तो आप एरे को समझ सकते हैं कि कंटिग्यूअस मेमोरी स्टोरेज है, और इसकी बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है वो लाइब्रेरी वाली। अब लाइब्रेरी में हमारे पास, आप सब ने जो यूएई हैं मेजरली, बाकी भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं आप सबके पास वहाँ पर लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी में हमारे पास रैक्स होते हैं। अब हर एक रैक में आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, और उन बुक्स को मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट किया गया होता है, और उनकी एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस लगी होती है। अब वो जो रैक्स हैं, यू कैन कंसीडर दैम एज एन एरे। और अगर हमें उसमें से किसी एक बुक को मुझे सर्च करना है, लेट सपोज उसका नाम स्टार्ट हो रहा है जी से, तो सिक्वेंशियल एक्सेस है, तो मींस कि मैं ए से स्टार्ट करूंगा और वन बाय वन आगे मूव करता जाऊंगा अंटिल आई फाउंड द लेटर विच आई वांट टू सर्च। ठीक है। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स है। इससे पहले बेसिक वेरिएबल्स का तो आपको पता होगा, आप सबने इंटीजर्स और फ्लोट, डबल, ये सब कुछ पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है जिसको हम जो हमारे पास मेमोरी में एज अ कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोर होते हैं। मींस के वैसे तो मेरे पास एक इंटीजर एंट ए लिखा वो स्टोर हो गया, अगर मुझे एक से ज़्यादा इंटीजर स्टोर करवाने हैं, तो आई विल क्रिएट एन एरे ऑफ साइज हाउ मैनी इंटीजर्स आई वांट टू क्रिएट, और उसमें मैं उतने इंटीजर्स पुश करवा दूँ। ठीक है। अब्दुल मान कंटिन्यू। ठीक है। अ, अच्छा, तो अब हमारे पास जो भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे पास जो भी हम लोग स्टोर करवा रहे हैं एक ही डाटा टाइप की मल्टीपल जितने भी हमारे पास होंगे हम लोग उसको एक एरे के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो इससे हमारे पास डाटा को स्टोर करना काफ़ी ईजी हो जाता है और उसको एक्सेस करना। वरना अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डाटा पहले, लेट्स सपोज अगर हम लोग यहीं पर बात करें कि स्टूडेंट का एक हम लोग डाटा कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, कहीं पर स्टोर कर रहे हैं, तो अगर मैं एक स्टूडेंट का एक डाटा पहले रखूंगा, स्टूडेंट वन को मैंने डाटा दिया सारा, उसके बाद मैं स्टूडेंट टू का डाटा दूंगा, फिर स्टूडेंट थ्री का डाटा, फिर स्टूडेंट फोर का डाटा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। डाटा तो यहाँ पर भी स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग एरे के अंदर कर लेंगे तो हम लोग ये कर लेंगे कि हम लोगों ने एक एरे ले ली है और उसके अंदर हम लोगों ने एक इंडेक्स के ऊपर हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डाटा रख दिया और दूसरे इंडेक्स के ऊपर हम लोगों ने दूसरे स्टूडेंट का डाटा। तो मेरे पास क्या, वो वहाँ पर वो जो डाटा है वो गेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैंने स्टूडेंट का डाटा जहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, वो मेरे पास कंप्लीट एक एरे बनकर आ जाएगी। लेकिन इस तरीके से मुझे अलग अलग देखना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट का डाटा, फिर दूसरे स्टूडेंट का डाटा, फिर तीसरे स्टूडेंट का डाटा।
तो सर्च एरेज के अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है सर्च और एक्सेस। ठीक है, सर्च और एक्सेस जो है इसके पहले बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में जानने से ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो है जब एरे को ट्रेवर्स कर रहे होते हैं या मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, चीज़ों को इसके ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलतियां वगैरह कर देते हैं इन द सेंस ऑफ कि हम लोग समझ नहीं पाते कि सर्च और एक्सेस के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो है हम लोगों ने ब्राउज़र के अंदर कोई हमारे पास हिस्ट्री पड़ी होती है। ठीक है, और मैंने वहाँ पर देखना है कि कल रात को मैं कोई मूवी देख रहा था या कल रात को मैंने कोई पॉडकास्ट सुनी है या कुछ भी मैंने देखा है, तो वो कौन सा था, तो मुझे सर्च में जाकर पहले मैं वो हिस्ट्री ओपन करूँगा, हिस्ट्री में जाने के बाद मैं उसको प्रॉपर एक-एक इंडेक्स करके उसको मैं सर्च करूँगा। ठीक है, लेकिन एक्सेस जो है वो इससे बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। वो इस सेंस में इससे बिल्कुल डिफरेंट है कि हम लोग जो है एक्सेस के अंदर जो हमारे पास रिक्वायर्ड पेज होता है, जो मैं कल रात को पॉडकास्ट सुन रहा था, वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई, बाय चांस मुझे दूसरा काम करना पड़ गया। तो मैंने उस पॉडकास्ट को मैंने बुकमार्क बनाकर अपने पास रख लिया है। उसका जो मैंने लिंक है वो मैंने अपने पास स्टोर कर लिया है। तो वो हमारे पास चीज़ एक्सेसिबल हो गई है। इसी तरीके से जब हम लोग लाइब्रेरी के पास जाते हैं तो उसको पता होता है किसी चीज़ के बारे में कि अगर कि उसने जो भाई ने बात की थी कि जब हम लोगों ने चीज़ों को स्टोर करवाया होता है लाइब्रेरी में, तो इस तरीके से कि रैक्स के अंदर अल्फ़ाबेटिकली रखा होता है। ठीक है? इससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो हमारे पास लाइब्रेरियन होता है, उसको एक-एक बुक जाकर सर्च नहीं करनी पड़ती कि क्या ये वही बुक है जो आगे स्टूडेंट को चाहिए, जो स्टूडेंट लेने के लिए आया। नहीं, उसको फिर वो उसको एग्ज़ैक्ट लोकेशन का पता होता है कि मैंने ये वाली बुक इस रैक के अंदर साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हुई हैं और इन साइकोलॉजी किताब के अंदर ये वाली जो किताब है वो मैंने अगर डब्ल्यू से उसका नाम शुरू हो रहा है, तो वो सीधा अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट में जाएगा और वो जाकर जहाँ पर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर जाके वो सर्च करेगा। ठीक है? तो एक्सेस करना और सर्च करने में थोड़ा इस तरीके से डिफरेंस भी आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई चीज़ अपने पास रखी है लेट्स सपोज़ कि हमें घर में कोई चीज़ हम लोगों ने किसी से छुपा कर रखी है, ठीक है? और रखने के बाद हम लोग भूल गए हैं, तो हम लोग क्या बाद में क्या करेंगे, जहाँ पे मैंने रखी थी मैं वो पूरी कपबोर्ड जो है मैं वहाँ पर देखूँगा, ठीक है? और इस बात का भी पता नहीं होता सर्चिंग के अंदर कि क्या वो चीज़ वाक़ई में वहाँ पर पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। लेकिन एक्सेस के अंदर हमें इस बात का डेफ़िनेट पता होता है कि वो वाक़ई में चीज़ एग्ज़ैक्टली वहीं पर पड़ी हुई है। जैसे अब हम अभी हम लोगों ने बात किया ब्राउज़र हिस्ट्री की, कि मैं कल की ब्राउज़र हिस्ट्री में जाकर देख रहा था, लेकिन बाय चांस हुआ ये कि मैंने कल रात 12 बजे के बाद मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, लेकिन मैं कल य 12 बजे से पहले की देख रहा हूँ, मतलब यस्टरडे में देख रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर मैं उसको पूरा सर्च भी कर लूँ, लेकिन मुझे एट द एंड आकर सर्चिंग में यही पता लगेगा कि वहाँ पर मुझे पॉडकास्ट का लिंक नहीं मिला। लेकिन एक्सेस के अंदर जब मैंने बुकमार्क बनाया होगा, तो मैं उसको ईज़िली मैं उसको जाके एक्सेस कर सकता हूँ अपने बुकमार्क से। अच्छा, इसमें मनान मैं ना एक थोड़ी-सी रिलेटिवली ईज़ी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि हम ना मेरा ख़्याल है हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। सो लेट्स सिम्प्लीफाई इट फॉर अ सेक, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर जी। कर रहा हूँ सबके साथ, लेट मी नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन और हम इसको थोड़ा-सा मेमोरी स्लाइड पर जल्दी से देख लेते हैं और 2-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, शेयर हो गई। सो शेयर हो गई है स्क्रीन सबके जी, साथ? जी। अच्छा। सो जैसे मनान ने बताया कि देखो आप लोग बहुत हमेशा से क्या नाम है ऑल ऑल ऑफ योर ग्रेट कोडर्स, तो आप इस तरह इंटीजर ए बनाते थे, इंटीजर बी बनाते थे वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर मनान ने बताया कि अच्छा अगर हमें कलेक्शन ऑफ इस तरह के वेरिएबल्स चाहिए, मोइज ने भी शेयर किया कि हमें अगर कलेक्शन ऑफ इस तरह के वेरिएबल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल एक आपको लेट्स से एक मुझे सिंपल स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेव करने थे, ठीक है? अब व्हाट आई कुड डू कि मैं इंटीजर स्टूडेंट 1 करता, फिर इसी तरह स्टूडेंट 2 बनाता, फिर स्टूडेंट 3 बनाता, व्हाटएवर, तो मैं 10,000 वेरिएबल्स बना सकता था, जो कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स से या कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकता था। बट उसका हमने आसान भी रास्ता निकाल लिया, ठीक है? जस्ट टू रिवाइज, ठीक है? हमने आसान रास्ता निकाल लिया कि एक अरे ले लो जो कि स्टूडेंट्स की अरे हो और जिसमें हर कंपार्टमेंट डिफरेंट स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हो, ठीक है? सो लेट्स से जो 0 पर है वो पहला स्टूडेंट है, जो 1 पर है वो दूसरा, जो 2 पर है वो तीसरा, जो 3 पर है वो चौथा है। अच्छा, ये थोड़ा-सा आप लोगों ने माइंड में रखना है, सबसे जो बड़ी गलती जो लोग बच्चे क्या नाम है कर रहे होते हैं, यूजुअली जब वो अरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो मसला उनका क्या आता है सबसे बड़ा कि वो लोग हमेशा अरे के साथ इस इंडेक्स को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो हमेशा माइंड में रखना है, अगर आपने कोई भी लेट्स से मैं आपको कहता हूँ, अगर ये एक एक अक्सर छोटी-छोटी इंटर्नशिप में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लेट्स से अगर मेरे पास एक अरे है और मुझे सेकंड स्टूडेंट को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सेकंड स्टूडेंट असल में फर्स्ट पर पड़ा होगा। तो व्हाटएवर द n इज़, लेट्स से n इज़ 2, तो -1 वुड बी द
एक्चुअली एरिया या पाथ या एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ तक हमें समझ आ जानी कि आप लोगों ने रट्टा मार लेना है कि जब भी आपके पास कोई भी एक्सेस करनी है ऑफ एनी एन नंबर, तो उसकी जो एड्रेस होगा वो -1 होगा यूजली फॉर द मोस्ट लैंग्वेजेस जिनमें आप काम करते हो। ठीक है, जिनमें ऐसा नहीं होता उस पर हम डिस्कस अभी फिलहाल नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी चीज, एक हमने बात ये कर ली, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको 1 ईज ऑफ एक्सेस हो गई, तो पहली बात है कि ईज हो गई, ठीक है। नंबर 2 क्या फायदा हुआ कि आपको इतने ज्यादा वेरिएबल्स, यानी कि ईज क्या था कि आपको इतने ज्यादा वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़े, आपके पास एक पूरी स्टूडेंट की अरे आ गई और आपने जो स्टूडेंट को एक्सेस करना उसको कर लिया। नंबर 2, इट इज फास्ट। व्हाई इट इज फास्ट? अभी एक बात हुई कि जी अच्छा जी, अभी एक बात हुई कि इसकी जो एक्सेस है वो फास्ट है, ठीक है। और ये कंटिग्यूस मेमोरी सिंपल उर्दू लफ्ज में समझे कि जो भी मेमोरी साथ साथ पड़ी होती है, मेमोरी क्या होती है इस पर भी हम आ जाते हैं, लेकिन कंटिग्यूस का मतलब होता है कि जो चीजें साथ साथ पड़ी होती हैं, ठीक है। और ये मेमोरी में इस तरह पड़ी होगी, मेमोरी में इस तरह से पड़ी होगी कि इससे मुराद क्या है कि यूजली आपके पास ये रैम होती है, सबको पता है, ठीक है। दो तरह की मेमोरी होती है, रोम एंड रैम। फिलहाल हम बात करें रैम की, क्योंकि यूजली जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज ने किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे होते हैं तो वो असल में वो डेटा ऑब्वियसली जैसे प्रोग्राम बंद होता है तो क्या होता है, डेटा चला जाता है, गायब हो जाता है, राइट। सो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, विच मीन्स के जब भी आपका प्रोग्राम जैसे बंद होगा तो हार्ड डिस्क में तो नहीं जा रहा। इसका मतलब है हम किस मेमोरी की भी बात कर रहे हैं, रैम की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज है, अच्छा अगर रैम की बात करें तो रैम में डेटा कैसे स्टोर होता है? रैम में डिपेंडिंग अपॉन द डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अभी कुछ चीजें हैं जिसके लिए हम आपको कुछ मटेरियल देंगे जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है, लेटर। लेकिन फिलहाल के लिए बस 2 लफ्ज समझ लें और उसको फिर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यूजली जो आपकी रैम होती है, समझ लें कि ये आपकी रैम, तो यूजली जो आपकी रैम होती है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन उसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लें, एक होता है हीप और एक होता है स्टैक, ठीक है। अब इन पे परेशान नहीं होना, इसको हम बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीप एंड स्टैक, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब अभी हम फिलहाल के लिए बात सिंपल करते हैं स्टैक की थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो जब भी आपका प्रोग्राम बनता है ना, तो इस तरह का एक डब्बा बन जाता है रैम के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर अगर आपने लेट्स से इंटीजर ए रखा हुआ था कोई, ठीक है, तो उसकी जगह ले लेता है वो। इसी तरह अगर इंटीजर बी रखा हुआ है तो उसकी जगह ले लेता है। और वो जगह कितनी लेता है? डिपेंडिंग अपॉन आपका जो डेटा टाइप है। लेट्स से इंटीजर है, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज, ठीक है, या डिपेंडिंग अपॉन जैसे आप लोगों ने देखा होगा जी 64 बिट का कंप्यूटर होता है, ये 32 बिट का कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन मिनिमम क्या साइज हो सकता है उस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, और उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जो आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से वो साइज देगा। फिलहाल इस पे मेमोरी पे एक अलग क्लास रखेंगे, लेकिन ये अलग अलग डब्बे बना रहा होता है, ठीक है, जब आप वेरिएबल्स बना रहे हैं। लेकिन जब आप अरे लेते हैं तो वो क्या करता है कि वो ना डिपेंडिंग अपॉन आप उसको अरे कितना साइज देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे एक इंटीजर अरे दे दो, ठीक है, ऑफ साइज लेट्स से 6। आप लोगों ने अक्सर बनाई होगी, जब भी आप अरे डिफाइन करते हैं तो उसमें आप साइज बताते हैं, ठीक है। तो वो 6 के हिसाब से क्या करता है, 6 पार्टीशन, यानी कि पहले जो एक वेरिएबल के लिए एक डब्बा बन रहा था। अच्छा, कह रहे हैं स्क्रीन विजिबल नहीं है, किसी और को भी ये मसला आ रहा है स्क्रीन विजिबल ना होने का? नहीं भाई, विजिबल ओके, स्क्रीन ठीक है। विजिबल है। जिनके स्क्रीन विजिबल नहीं है वो रीज्वाइन कर ले, आपका इशू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो इंटीजर में जब आपने 6 कर दिया तो इंस्टेड ऑफ ये कि वो एक एक वेरिएबल को जो अलग अलग कंपार्टमेंट रख रहा था, उसकी जगह ना उसने एक ही बड़ा कंपार्टमेंट लिया, एक ही बड़ी मेमोरी ली, ठीक है। लेट्स से इंटीजर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल 32 बिट का था या 64, व्हाटएवर जो भी था, ठीक है। उसने इतनी मेमोरी ली या इतनी मेमोरी ली, एक कंपार्टमेंट की मल्टीप्लाई कितने इसके साथ कर दिया, 6 के साथ, ठीक है। सो दिस इज लाइक उसने इस तरह से 6 कंपार्टमेंट्स डिफरेंट बना दिए। अब इसको एक्सेस करना फास्ट क्यों है? ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। और एक्सेस की मेमोरी एक्सेस फास्ट क्यों है? वो फास्ट इसलिए है बॉयज एंड गर्ल्स, उसको हम अगर मेरे पास ये इसका हैंड आ जाए, ठीक है। अरे को एक्सेस करना फास्ट इसलिए है कि अगर आपने लेट्स से अरे है ना, अगर आप कहते हो कि यार मुझे 0th इंडेक्स पर चाहिए कुछ, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास अरे ऑफ 0 है, ठीक है। आप अरे ऑफ 0 कहते हो, वो जाता है इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो उसके पास पहले वाली मेमोरी लोकेशन हमेशा हेड उसके पास सेव होता है। हेड से मुराद ये है
असल में ये समझ लो कि जो 6 कंपार्टमेंट्स हैं ये 6 घर हैं। मेमोरी के अंदर ये 6 डिफरेंट घर हैं जिनकी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन है, कोई मेमोरी एड्रेस है, ठीक है? जैसे हाउस नंबर्स होते हैं, तो लेट्स से इसका जो ये जो अरे 0 है उसका एड्रेस है 0x5e6, हेक्साडेसिमल में होते हैं। इसको आपने अभी टेंशन नहीं लेनी क्या होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बट बेसिक लेवल पे समझ लें कि लेट्स से इसका जो हाउस नंबर है ना वो है 1, ठीक है? 1 से लेके 32 तक, क्योंकि 32 तक मेमोरी है। तो अगर वो जैसे आप उसको कहोगे ना 1, तो उसके लिए बड़ा आसान है अगला निकालना, क्योंकि उसने क्या करना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके पास, उसको उसमें यानी कि जो उसके पास पहला मेमोरी एड्रेस है टोटल, ठीक है? लेट्स से वो 32 है फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये भी मैं सिंपल कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ इसको, ये टेक्निकली एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, ठीक है? लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि फास्ट क्यों है, क्योंकि अगर उसने यहाँ से चौथे पर जाना है, लेट्स से 0 1 2 3 4, ठीक है? उसने अगर फोर्थ इंडेक्स पर जाना है तो उसने सिंपल क्या करना है, पिछली वाली जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय लेट्स से 4, ठीक है? तो लेट्स से अगर आपको पता है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर एग्जांपल अगर ये 4 होता, ठीक है? और लेट्स से ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द साइज होता है, ठीक है ना? तो लेकिन इस केस में होगा 8। लेट्स से अगर हम बात करते हैं कि 4 साइज का होता है, ठीक है? मैं इसको जरा रिमूव कर लूं जल्दी से। ठीक है, तो लेट्स से आपको पता है अगर मेरा स्टार्ट ये है और मुझे सेकंड इंडेक्स पर जाना है, विच इज सेकंड, जो असल में होता है वो 2 - 1 होता है, राइट? बट एनीवेज, तो मुझे अगर सेकंड पर जाना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाऊंगा, इसके ऊपर। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, 12 के ऊपर। यानी कि जो आपका स्टार्ट है बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया जिस जगह पर जाना है, दैट्स इट। इतना, इसलिए ये फास्ट होती है अरेज। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि जी अरे की एक्सेस फास्ट क्यों है, उसकी फास्ट एक्सेस इसलिए है कि आपको ना एक एक मेमोरी एड्रेस सेव नहीं कर रखना पड़ता, क्योंकि आपको पता है सारे घर साथ साथ हैं। इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि मैं कहता हूँ मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं और वो 6 घरों में साथ साथ रहते हैं, ठीक है? अगर पहले वाले स्टूडेंट का घर नंबर 1 है, ठीक है, और हर साइज जो सा है वो 1 साइज का ही है, तो मैं कहता हूँ मुझे चौथे स्टूडेंट का बता दें। फिलहाल ही इसको हम अरे नहीं समझ रहे, याद रखना है अरे क्या होगी, हमेशा 0 इंडेक्स होगी। लेकिन मैं इसको सिंपल समझाने के लिए, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, जो भी स्टार्टिंग अगर मेरे पास 1 है मल्टीप्लाई बाय उसको 4 कर दूंगा तो मुझे उसका एड्रेस मिल जाएगा। दैट इज वाई अरेज फास्ट होती है, ठीक है? सो अरेज 0 इंडेक्स होती है, याद रखना है। नंबर 2 कंटीग्यूअस मेमोरी है। कंटीग्यूअस मेमोरी का मतलब क्या है, रैम के अंदर साथ साथ पड़ी होती है। नंबर 3 उनकी एक्सेस फास्ट क्यों है, इस वजह से। नंबर 4 बहुत ज्यादा चीजें हो सकती हैं इसके अंदर भी, जो हम विद टाइम देखेंगे कि कैसे अरेज जो सी बैकबोन है वो बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स का बैकबोन है, ठीक है? तो ये एक ओवरव्यू था अरेज का। अब अगर मनान आपके पास और कोई कंटेंट है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? अच्छा भाई मैं करता हूँ। मीनवाइल हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो मैसेजेस में आए हैं उनको कैटर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था कि वाई वी कैन नॉट स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा इन दी सेम अरे। अच्छा, अब इसमें सीन ये है कि इसमें डिफरेंस पहले आ जाएगा, किसी ने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया कि जो स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। लाइक पाइथन जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक अरे में वो कर सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर्स, लेकिन वो टेक्निकली वो रेज नहीं होती, वो लिस्ट होती है। उसका आप इन डेप्थ कभी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी हम फोकस करते हैं स्टैटिकली टाइप में। तो स्टैटिकली टाइप जब भी कोई अरे होगी उसमें होता ही है कि हम एक टाइप डिफाइन कर देते हैं। और इसमें ना अब मैं एक स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी नो व्हेन माय स्क्रीन इज विजिबल। इज इट विजिबल नाउ? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, अब्दुल मनान बताइएगा। ओके,
अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये था कि हम क्यों स्टोर करवा सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स के। अब इसमें ये है कि लेट सपोज मैंने ये एक इंट अरे डिक्लेयर किया है, सेम मेरी राइटिंग को अभी इग्नोर करिएगा। तो उसका मैंने नाम रखा है ए और उसका मैंने साइज रख दिया है 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर करवा दिया, इसमें मेरे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है। ये मेरे पास अवेलेबल है। अब अंडर द हुड होता ये है कि जो आपके पास अब ये ऊपर जो अरे आपके पास अवेलेबल है, आपका ये जो पहले वाला इंडेक्स है इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होती है, ठीक है। और वो जो भाई ने आपको एक्सेस बताई है कि हम लोग किस तरह से आगे आगे मूव कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इस डाटा टाइप की बेस पर हम आगे मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास इंटीजर का साइज जो है वो 4 बाइट्स होता है C++ में, ठीक है। और जब भी वो हमारे पास, अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आगे वाला भी गेटर हो जाएगा, तो जब हम करते हैं a(0), इट मीन्स बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल में इस जो मेमोरी है इसका एड्रेस अवेलेबल है। हम अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एड्रेस है 200, ठीक है। और इसी तरह इस ब्लॉक का एड्रेस होगा 204, ठीक है। इसी तरह 208, ये 4 के साथ जो है वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट्स लगते हैं, ठीक है। तो जब हम a(0) करते हैं तो इसका मतलब है कि उसने जो करंट एड्रेस है 200 और उसके अंदर कितने बाइट्स ऐड करने हैं, 0 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेगा, तो कोई भी बाइट ऐड नहीं होगी। जब हम a(1) करते हैं तो फिर वो हमारे पास उसमें कितने उसने बाइट ऐड करने हैं, जो हमने टाइप डिफाइन की है उसको मल्टीप्लाई कर देगा उसके इंडेक्स के साथ, तो वो उतने बाइट्स ऐड करके वो उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा। और इसी तरह ये जो है वो सारी एक्सेस चल रही होती है। तो इसी वजह से ये अंडर द हुड एक्चुअल मेमोरी की लेवल पर जो हो रहा होता है, ये एड्रेस मैंने एज्यूम किए हैं, लेकिन वो इस तरह से आपके पास अंडर द हुड चीज़ें हो रही होती हैं। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन नीचे जो आपके पास आ रहा है कि हमारे पास अरे 0 इंडेक्स्ड क्यों होती है, वो भी आपको बता दिया कि जो भी हम वेरिएबल जो भी अरे का नाम डिक्लेयर करते हैं ना, टेक्निकली वो एक पॉइंटर होता है जो कि हमारी अरे के पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है, पहले इंडेक्स के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद उसने आगे कितने जो आपकी बाइट्स हैं उनको एक्सेस करना है, वो ये हमारी डाटा टाइप बता रही होती है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर डबल डिक्लेयर कर दूंगा तो वो डबल का साइज जो कि 8 बाइट होता है, तो वो यहाँ पर ये पहले दो ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर वो ये 8 बाइट का होगा, मीन 200 से लेके 208 तक। और फिर अगला जो स्टार्ट हो रहा होगा वो होगा 208 से, और सो ऑन, इस तरह से वो कंटिन्यू हो रहा होगा। होप सो ये क्लियर होगा फॉर नाउ। थैंक ऑफ 0 इंडेक्स एज कलर, यस। मोस्ट इजीएस्ट कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अंडर द हुड अगर आपको पढ़ना चाहें इन डिटेल तो वो आप पढ़ सकते हैं। एज चूँकि ये बिगनर के लिए तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आप इस पर अगर इन डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें फिर आप आगे जाएंगे तो आपको जो लैंग्वेजेस में डिफरेंस है वो भी पता चल जाएगा कि उसमें कैसे वो अंडर द हुड काम कर रही होती वो भी अरे ही है, लेकिन उसमें वो पॉइंटर्स वगैरह आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी था हमारे पास, विच वाज, यस, ये 0 इंडेक्स वाला है। और यस, ये क्वेश्चन है अप्रोच वाला, ये हम लोग अभी आगे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं तो उसमें हम इन डिटेल बता देंगे। अब्दुल मनान। अच्छा, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आया, उसको मैं थोड़ा सा आंसर कर देता हूँ क्विकली। एक अच्छा, इसमें सबके लिए ये आंसर है। कुछ ना हम आगे भी पढ़ेंगे कि अरेज के फायदे क्या नुकसानात क्या हैं, और हम हर डेटा स्ट्रक्चर के फायदे और नुकसानात देखेंगे, और फिर विद टाइम आपको समझ आने लग जाएगा, इंट्यूशन डेवलप होने लग जाएगी कि कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ पर ज्यादा मैटर कर रहा होता है, कहाँ पर हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम हमें पता ही नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने एक अरे बना ली 6 साइज की, ठीक है। तो उसमें मेरे 4 आइटम्स, यानी कि इसमें 4 आइटम स्टोर किए, यानी कि सिंपल 4 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर किया। तो बाकी 2 का क्या होगा? तो बाकी 2 तो एम्प्टी पड़े होंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है अरे के अंदर, ये आपको करना पड़ता है, और इसके कुछ फायदे भी हैं एक्स्ट्रा स्पेस रखने के। वो हम, अगर मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो इस सेक्शन लेक्चर में प्लान किया है कि नहीं, लेकिन ये फायदा है, एक्स्ट्रा स्पेस रखना फायदा है। उसको हम फिर इंशाल्लाह कि वो फायदा क्यों है। लेकिन यस, जब आप अरे एक साइज की डिक्लेयर कर देते हैं तो वो पूरी उतनी जगह वो ले लेती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था, तो वो पूरी जगह ले लेती है। अब उसमें अगर आप डेटा नहीं स्टोर कर रहे, तो वो जो इस वक्त उसने मेमोरी ली हुई है, लेट्स से अगर आपने 32 साइज की अरे रखी है,
तो बाकी और आपने 6 उसमें जस्ट स्टूडेंट स्टोर किए हैं, तो बाकी जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, जितने भी कंपार्टमेंट्स पड़े हैं वो वेस्ट होंगे, उसको कोई और नहीं यूज कर सकता। और ये फायदा है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान क्यों नहीं है और किन चीजों पर मैटर करता है उसको हम विद टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि पहले सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी हैं, आई नो आप लोग थोड़े से एक्साइटेड हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान के वो इस तरह से इतनी मतलब 100 लोग आए हैं डीएसए के सेशन में। तो हम जब 2-3 साल पहले करते तो ऐसा कभी नहीं होता था, ठीक है। बहरहाल ठीक है, तो अभी के लिए हम कोशिश करेंगे बिगिनर चीजें रखें, सो दैट जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले या सेकंड सेमेस्टर वाले, उनके लिए भी आसानी रहे। विद टाइम फिर हम इंशाल्लाह उसको कॉम्प्लिकेट थोड़ा करते रहेंगे, हम अरेज को यूज करते हुए ट्रीज भी इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? देयर माइट बी गार्बेज वैल्यू। अच्छा, गार्बेज कलेक्शन को भी हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, देयर माइट बी गार्बेज वैल्यू एंड दैट मेमोरी विल बी वेस्टेड। ट्रू है, लेकिन गार्बेज कलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे बाद में फिर कभी कि वो कैसे होता है, और डिपेंड करता है ये भी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। हाउ वी कैन डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम एन इंडेक्स इन अरे। डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एनी इंडेक्स इन अरे। अच्छा, डिलीट एज सच आप क्या नाम है, मेमोरी को नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर वाली सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर आपने सारे नंबर स्टोर किए हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जिस जो मुझे रिमूव करना है, तो आप उसको रिमूव करके उस जगह 0 स्टोर कर देते हैं। लेट्स अगर इंटीजर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अरेज भी डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। तो वो 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, या आप -1 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, या वहां पे आप कोई इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, जिसका मतलब भी यही होगा कि वहां कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये 3 चीजें मैंने आपको इसलिए भी बताई हैं कि इन फ्यूचर हम इन 3 टेक्निक को भी यूज कर रहे होंगे कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो टू कट इट शॉर्ट, डेटा जो मेमोरी है ना वो डिलीट नहीं होगी, उसके अंदर जो डेटा है, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, अनलेस आप पूरी अरे को डिलीट करें, ठीक है, इनके उसको पूरी अरे मेमोरी से रिमूव करें। और उसका क्या तरीके होता है, हम एक मेमोरी का प्रॉपर सेशन रखेंगे, उसके अंदर हम सारी मेमोरी के क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे कि अंडर डाउन मेमोरी में किस तरह चीजें हो रही होती हैं। लास्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग आ जाना। Question, let's suppose I have an array whose size is 4 and we store 6 items in that array and 2 memory location is extra. So how is memory storage is decided? It's based on array or data. अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी वही है जो मैंने पहले आंसर कर दिए, कि वो जो 2 चीजें हैं ना एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, वो पड़ी रहेंगी, ठीक है, जो आपने इनिशियली जब अरे बनाई है ना, ठीक है, तो उस वक्त आप उसको साइज बताते हो। अच्छा, कुछ लोग अब ये कह रहे होंगे, अच्छा जी हम तो हमारी लैंग्वेज हम साइज नहीं बताते, ये हम लिस्ट यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो साइज फिर भी पीछे आपका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बता रहा होता है, ठीक है। जो डायनामिक साइज अरेज होती हैं वो भी इसी तरह काम करती हैं, इसको हम टाइम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इस पे परेशान नहीं आपने होना। अगेन मैंने स्टार्ट ऑफ द सीरीज में कहा था कि आपने बेसिक रहना, जितना बताया जा रहा है उस पे रहें, आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां पे हमें पता है कि हमने कहाँ पे कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को, जब आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस हम करेंगे, तो हम जो डायनामिक अरे है ना वो खुद बनाएंगे भी अपने हाथों से, ठीक है, खुद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह। इंडेक्स रिमूव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, या पूरी अरे रिमूव होगी, ठीक है, या कुछ रिमूव नहीं होगा, सिंपल आप डेटा चेंज वगैरह कर सकते हैं। शिफ्टिंग मैट्रिक्स कर सकते ऑपरेशन, हैं डिलीट करके, एलिमेंट डिलीट हाँ करने के बाद पीछे वाले एलिमेंट्स की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर वो उसको ये कंसीडर हाँ, कर रहे हैं डिलीट करना एलिमेंट। वो हम आ जाएंगे ना, उसमें वो डिस्कस कर लेंगे ना जब परफॉर्मेंस पे आएंगे। जी ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस हो गए हैं, और जो डायनामिक अरे की बात हो रही है वो अगेन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, जब हम डेटा स्ट्रक्चर साथ से इंप्लीमेंट करेंगे ना, तब इनको बातों को डिस्कस कर लेंगे। और हाउ वी कांट नीड टू मेक अनदर अरे and put old array data into new array of bigger size। ये भी डायनामिक अरे की बातें हैं। डायनामिक अरे वाली बातें ना करें, बाकियों को कंफ्यूज ना करें, जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें, सो दैट हम इकट्ठे सबको लेकर चलें, जैसे मैंने पहले कहा फर्स्ट ईयर के बच्चे भी यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ये जेएस वगैरह को भी हम साइड पर कर लेते हैं। फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, डोंट फोकस ऑन लैंग्वेजेस, डोंट फोकस ऑन द टॉपिक्स जो भी डिस्कस होने वाले, ठीक है। अब तो क्या नाम है, जी अब्दुल मनान आप कंटिन्यू करें क्विकली 2D अरे और ज़रा वेक्टर्स का ओवरव्यू दे दें, और वेक्टर्स का भी सिर्फ ब्रीफ हमने हाई लेवल ओवरव्यू देना है जस्ट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और उसका जो इन डेप्थ है हम एडीटी जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे जो बेसिकली हमारे पास
चल रही होगी, तो वेक्टर्स का सिर्फ आपने हाई लेवल वर्ड ही उठाना है। और अगर हो सकता है तो कोड भी दिखा दें, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो जी जी भाई, C++ में लीड अगर की आप प्रॉब्लम्स, जी प्रॉब्लम करनी है वो हम जबरदस्त explain। जबरदस्त। अब्दुल आर यू स्पीकिंग? आपका शायद माइक ऑफ है। जी भाई। अच्छा, तो मैं कह रहा था, ये था कि हम लोग जो हमारी जो सिंगल एरे थी, हम लोगों ने उसकी जो मेमोरी देख ली है, ठीक है। सिमिलरली उसी की तरह हमारे पास जो 2D एरे होती है, हम लोग उसकी भी मेमोरी को उसी तरीके से स्टोर करवाते हैं कुछ, ठीक है। और एक मिनट ज़रा, ओके यस। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास हम लोगों ने सिंगल जो मेमोरी देखी थी, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम जो हमारे पास 1D एरे थी, कि उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से बनी होती हैं चीज़ें, ठीक है। और लेकिन जो हमारे पास होता है 2D एरे, उसके अंदर भी हम लोग कुछ इस तरीके से, लेकिन हम लोग उसको विजुअलाइज करते हैं कि वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, वो भी हमारे पास एरे की फॉर्म में ही होता है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेस किस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग देखते उसको इस तरीके से हैं कि वो कुछ इस तरीके से पड़ा होगा हमारे पास, मतलब फर्स्ट रो के साथ यहाँ पे हमारे पास सारे एलिमेंट पड़े होंगे, लेकिन मेमोरी के अंदर हमारे पास इस तरीके से नहीं पड़ा होता, क्योंकि मेमोरी हमारे पास हम लोगों ने पढ़ी है कि वो हमारे पास वर्टिकली हमारे पास एक चीज़ होती है, एक हमारे पास होती है मेमोरी, ठीक है, और हम लोग अपना सारा डाटा उसके अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बात आती है कि जो हमारे पास 2D एरे होती है, हम लोग इसको फिर किस तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि हम लोग जब कोई हमारे पास एरे होती है, ठीक है, और वो हमारे पास हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग करते फिर ये हैं कि हमारी यहाँ पर जो हमारा आना था 0 1, लेट्स सपोज यहाँ पर, फिर यहाँ पर 0 0 आना था, फिर यहाँ पर 0 1 आना था, ठीक है, और यहाँ पर 0 2 एंड सो ऑन, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 0 आना था, ठीक है। तो हम लोग करते इसी के अंदर यही है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 0 0 पहले यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद 0 1 0 2, और जब जहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर आने के बाद कुछ हमारे पास चलती हैं, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमारी पहली रो खत्म हो जाती है, फिर हम लोग दूसरी रो उसी के आगे से स्टार्ट कर देते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं 1 0 से, ठीक है। तो हम लोग जो 2D एरे हैं, जब हम लोग उसको मेमोरी के अंदर भी स्टोर करवा रहे होते हैं, हमारे पास दोनों का मेथड सेम ही रहता है एक तरीके से, कि हम लोग उसको जो हमारी जो मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से चल रही होती है, ठीक है। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए ना, हम लोग अब एक हमारे पास फार्मूला होता है, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर लेट्स सपोज मैंने अपना ये वाला इंडेक्स मैंने अपना फाइंड करना है, जो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ अगर वो मेरे पास मेमोरी इस सूरत में पड़ी हो तो, ठीक है। तो उसका सिंपल सा एक हमारे पास आंसर ये है कि हम लोग पहले जितनी हमारे पास रो 1 के इंटीजर होंगे, ठीक है, हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक हमारे पास एक रो है, हम लोग कितनी रोज हम लोगों ने छोड़नी है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर 5 आ रही हैं, ठीक है, 5 हमारे पास कॉलम आ रहे हैं एक रो के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 रो, ठीक है। एक रो के बाद हम लोग देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्लस कर रहे हैं किसको, जो हम लोगों ने अपना अगला इंडेक्स निकालना है, मतलब 2 निकालना है, 3 निकालना है, इस तरीके से। अब वो है किस तरीके से, ये मेरे पास एक रो है, एक मिनट, अच्छा, ये मेरे पास एक रो है, ठीक है, और मैं इसी को आगे शिफ्ट करूंगा। अब वो किस तरीके से, कि जो मेरा भी जो फार्मूला था, वो कुछ इस तरीके से था कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हों, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हों, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जितनी हम लोगों ने इंडेक्स, जो हम लोगों ने रो को फाइंड करना है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है, जो सी हम लोगों ने रो के साथ उसको फाइंड करना है, हम लोग वहां पर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे वो वाला इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, जो हम लोगों ने जो हमारे पास जो दूसरा कॉलम आ रहा था ना, हम लोग उसको फिर ऐड कर देंगे कौन से कॉलम के ऊपर हम लोग उसको फाइंड कर रहे हैं। बिल्कुल। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन विजिबल है, थोड़ी सी लैग कर रही है इसमें। मैं इसको लेट्स पुट इट अनदर वे कि बेसिकली हम इसमें कर रहे होते हैं, पहला हमारे पास इंडेक्स होता है रो का, दूसरा इंडेक्स होता है कॉलम का। तो फर्स्टली तो हम ये डिफाइन करते हैं कि हमने कौन सी रो में एक्सेस करना है, ठीक है। आप लोगों ने मेजरली देखा होगा ए, लेट्स सपोज मेरी अरे का नाम है ए, तो उसको मैंने अगर जैसे ये 1 2 को एक्सेस करना है पहली रो में,
सेकंड एलिमेंट, और ये पहली रो से मुराद ये है कि 0 से हम काउंट कर रहे हैं तो मीन्स वो टेक्निकली दूसरी रो होगी। तो a ऑफ i प्लस j, जो i है वो हमारे पास रो का इंडेक्स होगा और जो j है वो हमारे पास कॉलम का इंडेक्स होगा। तो उसकी बेस पे हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। और अगर मैट्रिक्सेस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली जिस तरह हम मैट्रिक्स में वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं उसी तरह से उसको एक्सेस करते हैं। उसकी मेमोरी में किस तरह से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है वो थोड़ी सी इन डेप्थ है, आप अगर उसको रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। बट फॉर नाउ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला एलिमेंट हम लोग रो का देते हैं इंडेक्स, और उसके बाद दूसरा हम एलिमेंट कॉलम का इंडेक्स देते हैं और हम उसको एक्सेस कर देते हैं। चैट में शान भाई ने बहुत ही बेहतरीन एक मेमोरी एड्रेस इसका वो शेयर किया जिसमें पता चल रहा है किस तरह से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो आप वो चेक कर सकते हैं, और इस पे अगर कुछ मजीद आप डिटेल ऐड करना चाहें तो वो आप लोग खुद से रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टू कट इट शॉर्ट क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन लैग हो रही थी, बल्कि हाँ ये वाली बहुत अच्छी स्क्रीन है, ये वाली शो करें कि अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट ठीक है एक्सेस करना है तो दैट इज 0 0, फिर 0 1 0 2 0 3 इस तरह से चल रहा है, राइट। और लेकिन अगर उसको मेमोरी से समझेंगे आप, ठीक है, तो वो देखें मेमोरी में क्या हो रहा है कि एक्चुअल लेवल के ऊपर वो साथ साथ मेमोरी इंडेक्सेस, ठीक है। जैसे हमने बात की है कि मेमोरी के अंदर तो वो स्टैक पड़ा हुआ है और स्टैक में आपकी जो टेक्निकली रैम डिवाइड हुई है स्टैक में वाले हिस्से में, और वो सारा क्या कर रहा है, वो साथ साथ उनको पार्टीशन कर रहा है। लेकिन जो मैंने अभी चैट में भेजा है, तो पहली चीज है वो मेमोरी आपको बता देती है कि असल के अंदर वो एक ही लाइन में पड़ी होती है, लेकिन हम उसको विजुलाइज करने के लिए, उसको आसानी से एक्सेस करने के लिए ये इस तरह का टेबल यूज करते हैं जिसमें 0 0 0 1 और ये वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। नंबर 2, अच्छा ये भी इसमें भी एक आपने एक अगर थोड़ा सा आगे जाना है, एक चीज होती है जैक्ड अरेज, तो फिर हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। उसकी मेमोरी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, तो शायद कुछ लोगों को लग रहा हो कि वो वाली मेमोरी इंप्लीमेंटेशन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, फिलहाल इस पे रहें, ठीक है। कुछ इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन वो आ, तरीका ही डिफरेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज मल्टी डायमेंशनल अरे हम बात कर रहे हैं, हम अरेज ऑफ अरेज की बात नहीं फिलहाल कर रहे हैं, ये समझना है, ठीक है। इसको हम दोबारा कवर कर लेंगे एक और लेक्चर में कि इन दोनों में क्या फर्क है, सही है। अच्छा आप कंटिन्यू करो मोइस, मनान। जी भाई, इसके बाद वेक्टर्स है, उस पे आ जाते हैं। अब्दुल मनान आप अगली स्लाइड पे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये वेक्टर्स आ गए हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा कि हम इन डेप्थ अभी आपने इसकी बेस लेवल इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं जाना, उसके लिए हम प्रॉपर एक एडीटी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करेंगे। बट सिंपली आप लोगों ने ये समझना है कि जैसे कि आप सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जेएस में या बाकी सारी लैंग्वेजेस में नहीं होता, तो उसी तरह से हमारे पास सी प्लस प्लस में भी एक जो डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं वेक्टर, और वो बेसिकली आप समझ लें कि डायनामिकली एलोकेटेड अरे। अब वो अंडर द हुड कैसे डायनामिकली एलोकेट कर रहा है इसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे इन डिटेल। बट सिंपली इसमें ये होता है कि मैं एक वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ और उसके बाद उसमें मैं एलिमेंट्स पुश करता जाऊँगा, जितने मर्जी पुश करता जाऊँ, जितने मर्जी पॉप करता जाऊँ, और मेरे पास जो साइज है वो उसका मैं गेट कर सकता हूँ, और वो साइज बेसिकली वो अंडर द हुड वो अपडेट हो रहा होता है जितने उसके अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और उसमें मैं लूप चला सकता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली वो जो साइज है वो एलिमेंट्स का साइज होता है, वो अंडर द हुड उस चीज़ का साइज नहीं होता कि वो वेक्टर कितनी मेमोरी एलोकेट करके बैठा हुआ है, और वो मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, कैसे डी एलोकेट होती है, ये प्रॉपर जब हम वेक्टर की एडिटी बनाएंगे ना, अरे की एडिटी बनाते हैं, तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट बता देंगे। वो फार्मूला है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन होती है। बट बेसिकली वेक्टर इज डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी, डायनामिकली एलोकेटेड अरे, जिसको हम डिफाइन करते हैं। उसमें हम वैल्यूज़ पुश और पॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसका हम डायरेक्टली साइज एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर करंटली कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है। ये चीज़ दोबारा रिपीट करूँगी, ये नोट करना ज़रूरी है। साइज जब हम साइज एक्सेस करेंगे तो वो बताएगा कि इसमें कितना एलिमेंट्स अवेलेबल है, ना कि साइज से बताएगा कि इसने मेमोरी पे स्टोरेज कितनी ली हुई है। तो आगे अगली स्लाइड पर चलें तो वहाँ पर हमारे पास वेक्टर और अरे का डिफरेंस है।
यस, तो उसमें वही चीज़ बताई गई है, वो डायनामिकली एलोकेटेड है, वो स्टैटिकली एलोकेटेड है, उसका साइज़ हमारे पास रीसाइजेबल ये अंडर द हुड ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, और अरेज का साइज़ हमने फिक्स कर दिया तो वो नहीं कर सकते। और बीगो वन में साइज़ इस वजह से एक्सेस हो जाता है कि वहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल होता है, एक फंक्शन होता है जो हमें रिटर्न कर देता है कि उसका साइज़ क्या है। ठीक है, अरे का हम बेसिकली अरे का साइज़ हमने एक्सेस करना ही क्यों है, क्योंकि जब वो हमने खुद ही डायरेक्टली स्पेसिफाई किया तो वो हमें पता ही होता है। तो वी कैन एक्सेस बाय बिगो वन, लेकिन अंडर द हुड वो हमें मिल नहीं रहा होता क्योंकि वो डायनामिकली नहीं वो क्रिएट कर रहा होता। अब हम प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब्दुल मन्नान। जी भाई, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाए। जी, प्रॉब्लम से आ जाओ। हम वहाँ पे वेक्टर का जो सिंटैक्स है पहले वो थोड़ा सा बता दें, चाहे वो आप एडिटर में आईडीई में बता दें, या फिर हम प्रॉब्लम करते हुए ही वेक्टर का सिंटैक्स भी बता सकते हैं। नहीं, मीनवाइल मैं आईडी में बता क्वेश्चंस देते देख हैं। लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ यहाँ पर। मेरे को ये शान भाई ने कंप्लीट डिटेल जो है वो उसकी शेयर कर दी है, अगर इसको वो स्टडी करना चाहे तो इसको इन डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और इसमें बेसिकली वही बात है कि अगर आप अंडर द हुड जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी कि वो कैसे वर्क कर रही हैं। बट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हाई लेवल ओवरव्यू लें हाउ द थिंग्स वर्क। आप लेटर ऑन बाय द टाइम देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास मेमोरी लेवल पर अंडर द हुड चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास वेक्टर की एक अपनी लाइब्रेरी है, ठीक है, C++ के अंदर। तो हम लोग उसको पहले यहाँ पे ले लेते हैं हेडर फाइल के थ्रू, और फिर बाद में अगर हम लोग देखें ना वेक्टर इसमें को, जो हम थोड़ी सी लोग, स्क्रीन जूम करते हैं। एक अच्छा रिक्वेस्ट आई है। ठीक है भाई। हाँ ठीक है, एनएफ है मेरा ख्याल। अच्छा ठीक है। तो वेक्टर को हमारे पास ना बेसिकली हम लोग इसको 2-3 तरीक़ों से हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको बिल्कुल जेनेरिक ही रखते हैं, बिल्कुल सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पर कोई नंबर लेना है, या कोई भी हम लोग आईडी वगैरह ले रहे हैं किसी भी तरह की, तो हम लोग C++ के अंदर सिंपल हम लोग वेक्टर का ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है कि हम लोगों ने ये इनिशियलाइज़ करवा दिया। जिससे हम लोग एरे को इनिशियलाइज़ करवाते हैं, हम लोग क्या देते हैं कि नंबर्स हैं मेरे पास, और वो मेरे नंबर 5 तक की, ठीक है। तो हम लोग जब एरे को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं हम लोग इस तरीके से करवा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग वेरे को इनिशियलाइज़ करवा रहे होते हैं तो इसके अंदर हम लोग कोई भी हम लोग बताते नहीं कि स्पेसिफिक हम लोगों ने टोटल इतने नंबर की ही वेक्टर लेनी है, ठीक है। कुछ बाद दफ़ा कुछ केसेस इस तरीके के भी आते हैं, हम लोग करते हैं कि हम लोग वेक्टर्स का भी साइज़ डिफाइन कर देते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग जूम वेक्टर्स थोड़ा पढ़ और रहे कर। हैं, अच्छा, जिस लेवल का हम लोग वेक्टर वगैरह पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पर हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर यही है कि हम लोगों ने देखना है कि वेक्टर का जो बेसिक सिंटैक्स है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से ही है। हम लोगों ने वेक्टर को इनिशियलाइज़ करवा लिया, ठीक है, और हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग एक नंबर्स ऑफ कि हम लोग हम लोग नंबर्स की एक वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, एक एरे बना रहे हैं, डायनामिक एरे बना रहे हैं। डायनामिक एरे नहीं, हम लोग वेक्टर ही क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं नंबर्स डॉट पुश, जो हमें सिंपल पता है कि अच्छा, अब इसके अंदर ना एलिमेंट को हम लोगों ने देखा, हम लोगों को पता है इस बात का कि हम लोगों ने जब भी कोई एलिमेंट इसके अंदर पुश करवाना है, तो हम लोग लास्ट इंडेक्स के ऊपर करवा सकते हैं, ठीक है। जिसका सबसे लास्ट इंडेक्स होगा वहाँ पर हम लोग इसके अंदर एलिमेंट पुश करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास कुछ यूज़ होते हैं, पुश बैक हम लोग नंबर इंसर्ट करवाने के लिए, पॉप बैक, और नंबर को वहाँ से वापस डिलीट करवाने के लिए, ठीक है। कुछ इसके अंदर हमारे पास एसटीएल वगैरह आएंगे, हम लोग उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने बता दिए कि यहाँ पर जो है नंबर्स डॉट पुश बैक, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नंबर इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, एट लास्ट इंडेक्स। वेक्टर के अंदर हम लोग जो भी कोई नंबर इंसर्ट करवाएंगे वो हमारा उसके लास्ट इंडेक्स के ऊपर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कोड को रन करके देखूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा, लेट मी थिंक। ये आपका वो इस पे कंपाइलर है भी एस नहीं कोड नहीं, में? एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, सेव नहीं की थी फाइल। प्रिंट भी करवा लो ना, सो दैट वो शो तो। हाँ ठीक है। और इसमें वो दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता दें आप लोग फॉर लूप का। बेसिकली दो तीन एलिमेंट्स आप पुश करवा दें पुश बैक। तो जैसे अब्दुल मन्नान ने बताया, बेसिकली हम लोग जब भी कोई एलिमेंट्स पुश बैक करेंगे तो वेक्टर के वो लास्ट इंडेक्स पे पुश होगा,
और पॉप भी हम लास्ट इंडेक्स से ही कर सकते हैं। मिडिल इंडेक्स से वो हम कर सकते हैं, लेकिन वही वो हमें सारा वो खुद से फिर शिफ्टिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, या दूसरे जो बाइनरी मेथड बताएंगे हम लोग 0 रखवा सकते हैं या -1 रखवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये देखें, हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स पुश करवा दिए। अब जब मैं नंबर्स डॉट साइज करूंगा ना, तो ये मुझे 3 रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि मेरे वेक्टर का साइज मीन्स। वो आपको बताया कि वो साइज बेसिकली मेमोरी का साइज नहीं है, वो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने अवेलेबल हैं। तो ये जो मेरी लूप है वो ऑटोमेटिकली वो 3 तक चलेगी, जो कि लेस देन रखती है। 0 इंडेक्स अरे है, हमें पता है। तो हम जब इसको रन करेंगे वो देखें आपके पास 1 2 3 हो रहा है। अब अदनान, आप यहाँ पर एक काम कर दो कि लूप से पहले num डॉट साइज को कंसोल करवाओ, और पहले 3 एलिमेंट्स के साथ करवाओ और फिर 2 एलिमेंट्स के साथ करो। ठीक है, मैं ठीक करवाता है, तो हूँ। वो आप देखेंगे यहाँ पर जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो वो num डॉट साइज डायनामिकली 2 एलिमेंट शो कर रहा होगा, और जब 3 एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे पास 3 एलिमेंट शो कर रहा होगा। लूप को चाहे आप कमेंट कर दें थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर, तो पता ठीक है, रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अब आप इसको रन करें। अच्छा, ये रन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि हमारे पास हम लोगों ने पहले एक नंबर पुश करवाया था वेक्टर के अंदर, ठीक है, 1, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा नंबर पुश करवाया था 2। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये कि हमारे पास सी आउट करवा दे कि नंबर कि हमारे पास एरे का साइज कितना, मतलब वेक्टर का साइज कितना हो गया। तो अभी यहाँ तक हमारे हम लोगों ने 2 इसके अंदर किए थे, पुश करवाए थे एलिमेंट्स 1 और 2। तो हमारे पास जो एलिमेंट जो हमारे पास एरे का जो हमारे पास वेक्टर का साइज आ गया वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने एक और नंबर पुश करवाया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब इसका नंबर ऑफ साइज देखा तो वो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। और फिर बाद में हम लोगों ने वो फिर नीचे लूप ही है सिंपल, कि हम लोग एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो हैं 1 2 3 के, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स डॉट पॉप बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉप बैक क्या, हमारे पास लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना उसको वहां से निकालने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग दोबारा यहाँ पे लगाएं कि हमारे पास जो आ रहे हैं वो कितना, वो हमारे पास जो अब साइज डिफाइन होगा वो कितना, ठीक है। तो यहाँ पर पता लग रहा है हम लोगों ने पहले एक नंबर पुश किया, हमारे पास साइज 1 हो गया। दूसरा नंबर पुश किया हम लोगों ने तो हमारे पास साइज 2 हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका साइज निकाला, हमारे पास पहला आंसर जो आएगा वो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, जब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर और उसके ये बाद बेसिकली इन डिटेल ये बताने का पर्पज़ ये है बेसिकली, हमारे पास जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको वेक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा इशू आती है, जैसे कि लास्ट कंपटीशन में भी आया था। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी किस तरह से हम साइज़ वगैरह गेट करेंगे। तो ये इस तरह से अंडर द हुड जो है वो चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। इसका हम खुद से साइज़ डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इसको इसी तरह से पढ़ें तो उससे भी हमारे मेजरली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। और अब हम आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं ज़रा थोड़ा सा लीड कोड वाली साइड पर। अच्छा, वी इसमें हैव एक प्लान चीज क्या है। क्विकली जल्दी से कर दो। हम कुछ लोगों को फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप ना हर जहां जहां पे आप नंबर स्टोर कर रहे हो ना, जैसे आपने जी फर्स्ट नंबर स्टोर किया तो उसके साथ बता दो कि इंडेक्स कौन सा है। कमेंट्स में लिख दो कि 0th इंडेक्स है, फिर फर्स्ट है, ठीक है, और फिर थर्ड है। तो लाइन नंबर 10 पर जो इंडेक्स है ना वो 0 है। लाइन नंबर 11 पर इंडेक्स 1 है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इंडेक्स 0 बेस्ड होता है। ये कंफ्यूजन होती है लोगों को, जिनको अभी भी हो रही है, अच्छी बात है, इसको ना आपने याद रख लेना है, ठीक है। और जो फिर उसके बाद 13th पर जब आपने वैल्यू स्टोर की है, ठीक है, तो वो थर्ड इंडेक्स है। बिल्कुल, यहाँ पर आप कमेंट में बता दो अब्दुल नान, या फिर इसके वैल्यूज़ को आप 10 20 30 कर लें ताकि उससे ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए कि मेंस हमारे पास 0th इंडेक्स पे 10 वैल्यू पड़ी हुई है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 20 वैल्यू पड़ी हुई है, और थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास 30 वैल्यू पड़ी हुई है, और सॉरी सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास 30 वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली हमारे पास इंडेक्सेस का सारी जो है वो सीन है। और इसमें एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ, अगर किसी ने नोट शायद की है या नहीं की। जब हमने वेक्टर डिक्लेयर किया है तो उसमें हमने डाटा टाइप डिफाइन किया है, उसमें भी इंट पास किया है। तो ये चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि वेक्टर भी जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड है, और इसमें हम एक ही टाइप के वेरिएबल्स जो हैं वो भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी आप टाइप भेज सकते हैं, वो इंट की बजाय करैक्टर हो सकता है, डबल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी भेज सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर होगा उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेम टाइप ही के होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के नहीं हो सकते। तो वो इसलिए हम लोग वो डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं लीड कोड पर। मोस्ट प्रोबेबली हमारा वैसे आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करवानी थी, लेकिन आई थिंक हम लोग
प्रॉब्लम कल से स्टार्ट करवाएंगे। अभी लीड कोड स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। अब पहले तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके, अब्दुल मनान आप ही ओपन करके दिखा दो, लीड कोड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। इसमें एक चीज और बस इनको सबको और बता दें, हमेशा लाइन नंबर 21 को भी याद रखना है। जब भी आप किसी अरे पर लूप चलाते हैं तो उससे जो आपने लूप चलाना है वो उसके साइज से नीचे तक चलाना है, साइज के इक्वल तक नहीं चलाना। बिकॉज अगर 10 साइज की अरे होगी, ऑब्वियसली ये याद रख लें, तो वो 9 इंडेक्सेस तक जा रही होगी, फिर 0 से लेकर 9 तक होगी। दैट इज द रीजन वाई 21 के ऊपर आई इज लेस देन नंबर डॉट साइज, वो लेस देन है। अगर वो इक्वल लेस देन इक्वल टू होता तो वो 10 तक जाता, और 10वें इंडेक्स पर अक्सर आप लोगों ने वो देखा होगा, एक्सेप्शन आती है जिसे कहते हैं अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि जी अरे का तो ये इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये याद रख लें, इन चीजों को प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। जो स्टार्ट वाले बच्चे हैं, जो नहीं है, वो थोड़ा सब्र रखें, अच्छी चीजें भी, इससे भी ज्यादा अच्छी वाली चीजें आपसे भी इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, उसके बाद लीड कोड वाली साइड पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, लीड कोड में सबसे पहले नंबर पर एक बता दें कि मिनट। लीड कोड है क्या। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। और प्रॉब्लम्स किसकी सॉल्व करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ही होती हैं। और इन प्रॉब्लम्स का पर्पस क्या है। तो हमारे मेजरली जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक चीज़ ये होती है कि उन्होंने बेसिक प्रोग्राम PF ऊप डी से वो पढ़ लेते हैं, उन्होंने बेसिक लैब्स की होती हैं जो आपको मिलती हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हायर लेवल लैब्स जिसमें थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो या रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस पे कुछ मैनिपुलेशन करनी हो प्रोग्रामिंग की, वो हमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें नहीं करवाई जाती। ठीक है, बट जब आप जाएंगे किसी भी इंटरव्यू में या फिर किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वहाँ पर ये लीड कोड स्टाइल की प्रॉब्लम्स होती वो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन वो आपने DSA को यूज़ करके और अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करके आपने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हुए कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत से लोग करते हैं लीड कोड करते हुए, जो इवन के हमने भी की और वो फिर लेटर ऑन उससे सीखा। वो ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज कि प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। ये मैं एग्जांपल बहुत दफ़ा देता हूँ। प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जिस तरह हम सब ने FSC मैट्रिक में मैथमेटिक्स की है, तो कभी ऐसे नहीं हुआ होगा कि क्लास में टीचर आए और उसने आते साथ आपको 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने को कह दिया हो। ठीक है, और ना ही हम कभी कर सकते हैं। तो द पैटर्न वॉज के टीचर आता था क्लास में, किसी एक्सरसाइज के स्टार्ट के 2-3 क्वेश्चन करवाए और उसके बाद जो 2-3 मिलते जुलते पार्ट्स होते थे वो हमें होमवर्क के लिए देते थे। तो एक मेजर जो स्ट्रेस आउट होता है ना कोई भी बिगनर लीड कोड का होता है, वो ये होता है कि भाई वो प्रॉब्लम ओपन करता है और वो सबसे पहले टू सम प्रॉब्लम ओपन कर लेता है, और टू सम प्रॉब्लम जो है वो उसका टैग इजी है लेकिन वो इजी नहीं है, तो वो उससे सॉल्व नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो कहता है जी ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। बट इट्स नॉट द केस। आपने सबसे पहले ये समझना है कि एटलीस्ट जो फर्स्ट 50 प्रॉब्लम्स है ना वो आपने अपने आप को प्लेटफॉर्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेटमेंट्स, इन सारी चीज़ों से अडाप्ट करवाने के लिए करना है। ठीक है, पहली 50 प्रॉब्लम्स में बिल्कुल भी आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। उसको अप्रोच किस तरह से करना है वो हम साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं आपने लेनी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि लेटर ऑन आपको बताया कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स करते जाएंगे तो सेम वही केस जो कि मैथमेटिक्स में रिपीट होता है वो भी यहाँ पर होगा। वो यहीं पर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास पैटर्न्स होते हैं जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी। वो पैटर्न जो है वो रिपीट होने लग जाते हैं, जिसकी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज एक लीनियर सर्च पैटर्न है, अरे हमने पढ़ी है, अरे लेट सपोज मेरे पास एक डिफाइंड है, उसमें से मुझे कोई एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैं 1 बाय 1 पूरी अरे को ट्रिवर्स करूंगा और चेक करूंगा क्या वो एलिमेंट उस अरे में एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो मैं उसको क्या रिटर्न करवा दूंगा, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो मैं कह दूंगा ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये वाली प्रॉब्लम किसी भी तरीके से मोल्ड करके आ सकती है आपको पास। लेट सपोज वो एक लंबी सारी कहानी लिख देता है कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जाम में बैठे हैं और मैंने चेक करना है कि ये भी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में आया था कि नहीं आया था। ये आपके पास अरे है स्टूडेंट्स के नेम्स की, आप बताएं ये स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब है ये सिंपल लीनियर सर्च ही, लेकिन वो ही पैटर्न है, लेकिन वो उसने लंबी स्टोरी बना के वो प्रॉब्लम को चेंज कर दिया। तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसमें पैटर्न चेंज हो रहा होगा। उसके अलावा आगे बहुत सारी एग्जांपल आती हैं आपके पास जिसमें
पैटर्न्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रॉब्लम्स के पता चलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने स्टार्ट में ये बिल्कुल भी ना ही कोशिश करनी है, ना ही खुद को स्ट्रेस करना है कि आप प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं हो रही तो आप कह रहे हैं कि मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये। दूसरा, आपने प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। तो इनिशियल डेज में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम को पढ़ के अगर आपको समझ आ रही है कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, सोल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, इट इज द बेसिक लॉ के अगर आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई ना तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं, अगर आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की समझ आ गई है ना तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, उसकी क्या रीजन है और उसके मैं आगे बताता हूँ कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझना इंपॉर्टेंट भी क्यों है। एक बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं हम लोग, इंटरव्यूज में भी होती है और अक्सर जब ये हमारे पास पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं तब भी हम करते हैं कि प्रॉब्लम देखते साथ कहते हैं कि ये तो वही पुरानी प्रॉब्लम है और हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन कोई एक एज केस होता है जो हम छोड़ देते हैं। स्टेटमेंट लंबी हो या छोटी हो, जो भी हो, आपने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को पढ़ना है और उसको समझना है कि ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अगर वो आपको समझ आ गई तो आप समझ लें 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद आपके पास रह जाती है बाकी 50%। उसमें आपने क्या करना है, आपने कोडिंग को साइड पे रख के आपने सिंपली उसको सूडो कोड में सोचना है कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और उसका बहुत सिंपल जो मैं अभी भी करता हूँ, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ कि भाई सबसे पहले मैं लूप चलाऊंगा, उसके बाद मैं नंबर्स चेक करूंगा, उसके बाद लेट सपोज मैंने कोई अपनी लॉजिक लगानी है वो सारे चेक करूंगा, उसको मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। ठीक है, और अगर वो इंग्लिश में मुझे चीज़ सेंस बनाने लग जाए तो उसके बाद फिर मैं उसको थोड़ा-सा सूडो कोड जो जैसे पाइथन का कोड या सिंपल सूडो कोड होता है उसमें लिखता हूँ। तो अगर ये वाला काम मैं कर देता हूँ मीन्स के लॉजिक लिख लेता हूँ, आई डोंट नो कि भई मैं कोड इसको कैसे करूँगा, तो आप समझ लें 75% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है? उसके बाद जो लास्ट वाला 25% है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को मसला आता है और हमने लास्ट जो हमारे इंटरनल कोर्सेज़ चले करवाए हैं, ज़िशान भाई ने करवाया, मैंने भी करवाया, उसमें हमारे जो मेजरली स्टूडेंट्स थे, उनकी ये चीज़ जो है वो मिस हो रही होती है। नहीं, आई एम नॉट ड्राइंग एनीथिंग अल्टरनेटली अच्छा, उसकी उनकी जो मेजरली ये चीज़ थी ना, फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए उनको ये चीज़ फ़ील होती थी कि प्रॉब्लम बन गई, प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन बन गया, लॉजिक बन गया, लेकिन उनसे कोड नहीं होता। ठीक है? उसकी रीज़न क्या है? कोड की प्रैक्टिस नहीं है। अब फिर बात वहीं पर मैथमेटिक्स के साथ ही रिलेट करूँगा कि ये ऐसी चीज़ है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका कोड का जो सिंटैक्स है ना, वो याद नहीं होगा। ठीक है? ख़ास तौर पर जो सी प्लस प्लस में स्टार्ट में कर रहे होते हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा इश्यू आता है कि उनको नहीं याद हो रहा होगा। आगे हैश मैप हमने करना है, उस पे एक सेशन है। अब हैश मैप का जो सी प्लस प्लस सिंटैक्स है ना, इनिशियली थोड़ा-सा वो ट्रिकी, तो वो मेजरली लोगों को वो जल्दी याद नहीं होता। ठीक है? और उसको याद करने का कोई तरीका भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस। तो आपने कभी भी इस चीज़ से स्ट्रेस आउट नहीं होना कि यार पहले 75% मेरा हो गया है और अब वो जो कोड है मेरे से नहीं होता तो इसका मतलब है मेरे से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। नहीं, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। आपने पहली 100 प्रॉब्लम्स तक ये खुद को देना है ऑप्शन कि कोई मसला नहीं, अगर सिंटैक्स नहीं भी लिखा गया तो वो आपने नहीं करना। ठीक है? अब अप्रोच की तरफ आते हैं। अप्रोच में क्या है, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा, समझ लिया, ओके। देन उसके बाद आपने सूडो कोड लिख लिया, दैट्स परफेक्ट। उसके बाद आपने कोड लिखा और फिर आपने उसको एग्ज़ीक्यूट किया। अब इस वाले पार्ट में जब आप स्टार्ट में कर रहे होंगे, लेट्स सपोज़ आपने प्रॉब्लम देखी, आपको प्रॉब्लम ही की समझ नहीं आ रही, तो आपने उस पे टाइम नहीं लगाना। एक फंडामेंटल रूल लिख लें कि किसी भी प्रॉब्लम पर अगर वो ईज़ी है तो 30 टू 45 मिनट मैं ज़्यादा बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। ईज़ी के लिए वैसे 30 होते हैं और मीडियम के लिए 45 होते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए बता देता हूँ, ईज़ी के 30 टू 45 मिनट्स और मीडियम के 45 टू 1 आवर। इससे ज़्यादा किसी भी प्रॉब्लम पर नहीं लगाना। अगर आप लगा रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। वो टाइम आपने क्यों नहीं लगाना? बेसिकली वो आपको बताया कि आपने अपने माइंडसेट को जो है वो बिल्ड करना है। तो उसके लिए आपने देखना क्या है, अगर तो आपने स्टार्ट में प्रॉब्लम देखी और आपको प्रॉब्लम की बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, तो आप यूट्यूब पर जाएँ, उसकी जो उस प्रॉब्लम का नंबर लिखेंगे ना यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी जो है वो चैनल्स मिल जाएँगे। हम भी आपको कुछ रिकमेंड कर देंगे जिसमें नीटकोड.आईओ है, स्ट्राइवर है, टेक यू फॉरवर्ड है, फ्राज़ है, इस तरह के सारे चैनल्स हैं। माय मोस्ट फेवरेट इज़ नीटकोड.आईओ। लेकिन आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएँगे, टोटली अप टू यू, जो आपके लैंग्वेज में करवाता है या जो भी आपके उसमें आपको सही समझ आती है, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो आपने प्रॉब्लम को ओपन करना है। हर एक जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा होता है ना, उसका पहले सेक्शन में वो प्रॉब्लम को ही एक्सप्लेन करता है।
ठीक है। तो आपने करना ये है कि वो सिर्फ वो वाला सेक्शन देखना है जहां तक वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। जहां पे उसने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया, आपने पॉज करना है, उसके बाद थोड़ा सा मेंटल को पुश, माइंड को पुश देना है कि अब मैं इसका सोल्यूशन सोचता हूँ। ठीक है। आपने थोड़ी देर सोल्यूशन देख सोचा, आपने देखा अब आधा घंटा हो गया, मुझे तो सोल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर आपने उसका सोल्यूशन भी देख लेना। ठीक है। मतलब वो सोल्यूशन पहले लॉजिक समझाते हैं, उसने लॉजिक समझा दी, उसके बाद फिर आपने कोड करने की खुद से कोशिश करी। ठीक है। अगर आपसे कोड भी खुद नहीं हुआ, फिर वो कोड करवा देगा, आपने कोड भी वो कर लेना। ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है ना, जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजरली ना दोनों एक्सट्रीम्स पे होते हैं। एक तो वो वाले जो कि ईगो पर ले जाते हैं, और ये डेवलपर और इंजीनियर की ईगो होती है कि वो कहते हैं कि बस मैंने तो सॉल्व करके ही रहना है खुद से। तो वो कहते हैं हमने खुद सॉल्व करनी है, और वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। और दूसरे वो वाले जो होते हैं, अगर हमने अब कह दिया कि आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपने उधर से सॉल्व करनी है, मतलब देख के सॉल्व करनी है, तो वो ये है कि वो फिर अपने माइंड को थोड़ा सा भी स्ट्रेस देते ही नहीं है, सोचने का मौका ही नहीं देते। तो पॉइंट इज कि आपने करना ये है कि बेसिकली मेंटल कैपेसिटी को बिल्ड करना है। वो तभी होगी जब आप उस पर थिंक करेंगे। ठीक है। आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, तो एटलीस्ट आपने इतना टाइम लाजमी देना है कि आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बिल्ड। और एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप स्टार्ट में कॉपी कर रहे होंगे सोल्यूशन को, या इवन के लेटर ऑन, जैसे जैसे जब भी कोई नया डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो प्रॉब्लम आपके उसकी प्रॉब्लम्स आपके लिए नहीं होंगी, तो आप स्टार्ट में प्रॉब्लम के सोल्यूशन देख के कर रहे होंगे। कॉपी करते हुए कभी भी आपने सारा सॉल्यूशन कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना। ठीक है। ये बहुत मेजर मिस्टेक है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लास्ट का 25% बताया है ना सिंटैक्स वाला, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करनी है। आप अपने साथ एक टैब में ओपन कर लें, हाफ स्क्रीन में ओपन कर लें, दूसरे टैब में ओपन कर लें, और आप वहां पर देख देख कर ईच एंड एवरी लाइन को कॉपी करें, जिस तरह ट्यूटोरियल से आप लोग बनाते हैं। ठीक है। तो कभी भी आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना। वो आप करेंगे तो दूसरे दिन, एक दिन का गैप देके आप दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारा सोल्यूशन भूल गया होगा। ठीक है। तो जब आप खुद से टाइप कर रहे होंगे, आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी, और आपका एक तो वो सेंटेक्स वाली चीज कवर हो रही होगी, और दूसरा जो लॉजिक और प्रॉब्लम आपको पहले समझ आ गई है, वो दोबारा मजीद आपके माइंड में जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के उसके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो ये लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कॉपी करते हुए आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना, अपने हाथ से कोड आपने लाजमी लिखना है। ठीक है। और ये पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस है। ओके। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम ले लेते हैं। यस, आई थिंक रिहान भाई ने मेजरली कवर कर दी हैं। रिकॉर्डिंग यस हमारी अवेलेबल होगी, अगर किसी को ऑडिबल नहीं है वो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। लास्ट वाली अभी हमारी अपलोड नहीं हुई, तो वो दोनों ही अपलोड होकर कल तक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। अब ये जो सारी चीज़ें बताई हैं, इनमें अगर किसी को क्वेश्चन है लीड कोड से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से रिलेटेड, तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, अभी ये मैंने सारा आप लोगों को वर्बली बताया, माइट भी किसी को ये चीज़ है वो ना क्लियर हुई या कोई पॉइंट स्किप हो गया हो, तो इस पर मेरा एक आर्टिकल है, वो होपफुली बाय नेक्स्ट वीक लिंक्डइन में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उससे वहाँ से देख के ये जो सारी टाइटल विल बी द 5 मिस्टेक्स बिगनर मेक व्हेन स्टार्टिंग लीड कोड, और ये मैं अपने 1 साल के एक्सपीरियंस और जिशान भाई से जो चीज़ें सीखी हैं, और कोर्स करवाने के बाद जो जो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके फीडबैक से ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वो चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है, और उसमें आप लोग बेसिकली मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो वो टाइम जो हमने इनिशियली वेस्ट किया, लाइक मैं समझता हूँ कि स्टार्ट में जब जिशान भाई ने करवाया था, उससे पहले जब प्रॉब्लम मैं करता था, तो यही चीज़ मैं मिस्टेक कर रहा था कि मैंने एक प्रॉब्लम की 4-4 दिन एक ही प्रॉब्लम पर, कभी मैंने इसको करके ही रहना है सॉल्व, विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। लेटर ऑन जब बूट कैम्प में आए तो फिर भाई ने कहा कि नहीं करना आपने इस तरह से, और इसी तरह बाकी सारी जो अलॉन्ग द वे आपको चीज़ें बताई हैं वो भी। और लास्ट में जो मैंने चीज़ बताई है वो बहुत कॉमन है कि सेंटेक्स पर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मेन थिंग इज लॉजिक, सूडो कोड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सेंटेक्स बाय द टाइम ही बिल्ड होगा, वो ऐसी चीज नहीं है कि वो, इवन के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी वो भी बाय द टाइम बिल्ड होगी। लेकिन सेंटेक्स ऐसी चीज होती है जिसपे ना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट कर लेते हैं, इवन के वो लॉजिक बना लेते हैं लेकिन फिर भी वो उनसे सेंटेक्स नहीं लिखा जाता, मीन्स के वो सबमिट नहीं होती, तो वो समझते हैं कि हमने सेंटेक्स देखा तो हमने पूरी प्रॉब्लम ही देखी। तो ऐसे नहीं आपने करना। ठीक है। और इस सारे सिनेरियो में उधर से यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक जो ज़्यादा नई और बेहतर अप्रोच है जो कि इनिशियली शायद आपको ना उतनी ज़्यादा हो बेनिफिशियल, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, वो है चैट जीपीटी से आप लोगों ने हिंट्स लेने।
आपको अगर लीड कोड पे आप अब्दुल मन्नान ओपन करके दिखाओ, आपको यहाँ पर भी हिंट्स मिलते हैं। तो इनिशियली जो आपको स्टेप 1 बताया है, जिसमें आप लोगों ने ये देखना है कि प्रॉब्लम समझनी है, मीन्स के फर्स्ट 50% सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम समझनी। तो उसके लिए आपने उसको चैट जीपीटी को आपने प्रॉब्लम दे के कहना है कि मुझे बताएं कि इसके क्या हिंट है या कुछ दे। लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा उसको क्लैरिफाई कर देना कि मुझे सोल्यूशन नहीं देना, क्योंकि जैसे ही आप उसको प्रॉब्लम देते हैं तो जीपीटी दस्ती सोल्यूशन दे देता है। तो वो फिर जो है ना वो मीन्स के वो एक एक्साइटमेंट खत्म कर देता है। मीन्स आपके सामने सोल्यूशन आ जाए तो फिर आपको वो फायदा नहीं होता उस तरह से। तो आपने वो लाजमी स्पेसिफाई कर देना, डोंट गिव मी सोल्यूशन, जस्ट गिव मी हिंट और जस्ट एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम इन सिंपल वर्ड्स, इस तरह से। तो उसको आप यूज करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। मीन्स के आपको जो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि मेंटल कैपेसिटी को पुश करने के लिए, क्योंकि वीडियो में ये होता है कि वो बहुत ईजी स्टार्ट में तो आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे बाय द टाइम आप आगे जाएंगे, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जीपीटी से देखना है या फिर आप हिंट्स, ये जो लीड कोड के हिंट हैं, जैसे अभी अब्दुल मन्नान ने ओपन किया हुआ है उसमें उसने बताया हुआ है, वो बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच है। अब ये भी एक पैटर्न है, हम लोग पढ़ेंगे इसको लेटर ऑन चल के, ठीक है। तो हिंट्स आपने देखने हैं और उसके बाद जीपीटी से आपने थोड़े बहुत हिंट्स ले लेने हैं। और स्टेप 3 यही है कि पहले प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद आपने लॉजिक बिल्ड करनी है, सूडो कोड लिखना है मीन्स उसी के साथ, और थर्ड जो लास्ट स्टेप है वो है सिंटैक्स मीन्स के कोड करना, और ये बहुत ही कॉमन स्टेप है। और इसी में हमारा वैसे 17 मिनट ऊपर हो गया। कल हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीड कोड की, और उसमें हम लोग ये हर एक प्रॉब्लम में इनिशियली हम लोग आपको बता भी रहे होंगे वही, ये वाली सारी अप्रोच रिपीट भी हो रही होगी बाय द टाइम। और व्हाट वाज द पॉइंट आई मिस्ड, हाँ उसमें अब एक पॉइंट जो बहुत मेजर, ये डेवलपर और इंजीनियर वाला मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यही चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपको देती है कि मींस जब आप इसमें लॉजिक बिल्ड कर लेते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम की, तो उसको कोड करना 25% काम है। और ये इवन एक्चुअल जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जब आप कोई बैकएंड का कोड लिख रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, उसमें भी यही चीज़ जो है वो इनग्रेन हो रही होती है। तो why big companies take the interviews on the basis of coding or this problem solving skill, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको बिल्ड होने में टाइम लगता है, ठीक है। ये कभी भी आप ऐसा नहीं है कि 2-3 मंथ्स में बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। आपको इसको एटलीस्ट आपने माइंड में 6 महीने जो है वो अच्छी ग्रिप के लिए रखने हैं। और वो ये नहीं है कि वो भी सिर्फ ये नहीं है कि 6 महीने के बाद फिर आप सारी जिंदगी लिए करते रहेंगे। और ये ऐसी चीज़ है कि जब तक आप इसको करते रहेंगे ये ठीक है, आपने जहां पर ही ब्रेक लगाई तो वो फिर आपका साइकिल जो है वो टूट जाएगा। तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो करते हैं प्रेफर। और अगर मैं फैक कंपनीज की बात करूं तो वो एक बुक है जो बहुत पॉपुलर है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। उसमें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता है कि ये वाली चीज़ें, ये लिंक लिस्ट कभी हमने यूज़ तो नहीं करनी है एक्चुअल कोड में। खैर ये एक डिबेटेबल है, यूज़ तो होती है अगर आप कोई सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, कोई डेटाबेस बिल्ड कर रहे हैं कोई चीज़। लेकिन उसमें ये होता है कि भाई बहुत सारे ऐसे अच्छे डेवलपर हैं जो कि लीड कोड में या उसमें डेवलपमेंट में अच्छे नहीं हैं, तो ये कंपनीज फिर उनको क्यों नहीं रखती। तो वो ऑथर ने बड़ा अच्छी डिफाइन की कि इट इज डिफाइंड दैट जो भी इस प्रोसेस से गुजरेगा, मींस ये 5 इंटरव्यू से गुजरेगा जो कि हार्ड कोड कोडिंग के लीड कोड के हैं, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल है कि अच्छे कैंडिडेट्स इसमें से मिस हो जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो कैंडिडेट इन सारे इंटरव्यूज को पास करके आया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि ये उसके लिए तो बहुत ईजी है जिसने ये बहुत हार्ड चीज कर ली है ना। डीएसए इज लाइक हार्ड चीज फॉर माइंड, फॉर कंसिस्टेंसी, फॉर ये वाली ऑल द अदर थिंग्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो इस ग्राइंड से गुजर के आए वो अच्छा परफॉर्म ना करे। तो वो फॉल्स नेगेटिव के चांसेस कम हैं और फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस जो हैं वो ज्यादा है। आई थिंक मैंने इसको उल्टा बोल दिया, लेकिन आई थिंक यू गेट द पॉइंट। तो वो एक अच्छी चीज़ थी जो मुझे वहां से पता चली। और अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ ले, हम अदरवाइज हम इसको क्विकली रैप अप करते हैं। आई थिंक किसी ने यहाँ पे लिंक्डइन का पूछा है। लिंक्डइन का यस, ग्रुप्स में मैं वो आर्टिकल का लिंक आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे होंगे तो वो अप्रोच अगेन एंड अगेन रिपीट भी कर रहे होंगे, तो वही चीज़ आपके उसमें माइंड्स में जो है ना वो इनग्रेन करनी है, तो वो अप्रोच रिपीट भी हो रही होगी।
ओके, हाउ टू कोड लीड को, हाउ टू यूज लीड कोड, वेयर द कोड प्रॉब्लम्स अवेलेबल। ये हमारे सेशन का यही मेन जो है वो पॉइंट है कि हाउ टू लीड कोड को कैसे यूज करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे अवेलेबल करना है। कल हम प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे, आज अरे की बेसिक डेफिनेशन बता दी आपको। और मेरा ये टारगेट था कि पहले ये जो चीज़ है ना, जो बेसिकली मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स करते हैं वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम मैक्सिमम 3 से 4 प्रॉब्लम्स करेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे। तो आप लोग उसके लिए आपको ये जो आंसर है वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिशान भाई, आप इसको अगर एड्रेस कर दें उसके बाद हम रैप अप करते हैं, विच इज क्लीन कोड इज अ मिथ, कैन यू पास सम जजमेंट। आई थिंक वैसे ये इररिलेटेबल है, बट भाई इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, डीएसए का सेशन है, लेकिन ये है कि हम आपको कुछ तरीके बताएंगे कि कैसे आपने इवन डीएसए का कोड अच्छा लिखना है, जो ज़रूरी होता है फिर आपके इंटरव्यूज में। अगर आप बैड नेमिंग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, दे आर गुड फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, टाइम बचा रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यूज के अंदर अगर आप अच्छा साफ कोड लिखते हैं, अच्छी नेमिंग कन्वेंशन लिखते हैं तो इट हेल्प्स, तो इस पर परेशान नहीं होना। ठीक है, वही ये जुहेब को आप आंसर कर दो, इसके अलावा जुहेब मेरा का ख्याल है क्वेश्चन क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अगर हम नेक्स्ट पर मूव करना चाहें तो मेरे माइंड में प्रॉब्लम स्टक ही रहती है। तो आपको बताया कि प्रॉब्लम अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो उसका सोल्यूशन देख लें। ठीक है, यही तो मिस्टेक मैं कवर कर रहा हूँ कि अगर आपसे प्रॉब्लम से पहले तो आपने ये करना ही नहीं है। पहली 50 प्रॉब्लम्स तक आपने खुद को ये स्ट्रेस देना ही नहीं है। नहीं सॉल्व हो रही 30 मिनट के अंदर तो ओके, सरेंडर। ठीक है, आपने जाके हमने उसका सोल्यूशन स्टार्ट देख में, लेना है। हाँ इसको मैं थोड़ा सा दोबारा कर लूँ, काफी लेट हो गया सेशन, लेकिन क्योंकि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट लेते रहें और जुड़े रहें कोर्स के साथ। तो इसमें हमने स्टार्ट में एक बात की थी, ठीक है, कि पहली बात तो लीड कोड पे परेशान नहीं होना, हमने कब करना है। दूसरी बात हमने स्टार्ट में बात की थी कि आप लोगों ने ना अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है ये हैबिट बनाने के लिए। तो जब भी हैबिट बनानी होती है, चीजों को आसान करना होता है अपने साथ, अपने लिए। ये नहीं कि अच्छा जी हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, फलानी लैंग्वेज सीख लूं, क्लीन कोड पढ़ लूं, यानी कि आप अपने ना रास्ते में रोड़े अटकाते रहते हैं, हिंड्रेसेस डालते रहते हैं, तो वो नहीं डालनी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, सोल्यूशन देख लेना। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आप जब जितने ज्यादा सोल्यूशन देखेंगे उतने ज्यादा आपको टूल्स और टेक्निक्स मिलती जाएंगी। प्लस जब आप लोगों को सोल्यूशन करते हुए देखते हैं ना, तो आप समझते हैं अच्छा यार इसने प्रॉब्लम को पढ़ा कैसे है, इसने उसका सोल्यूशन डिजाइन बनाया कैसे है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो चीजें होती है ना कि हम खुद से करें और लैंग्वेज आ जाए और बहुत परफॉर्मेंट कोड लिखना है और ये सारी चीज, ये सारी बात की बातें हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ फोकस करें कि हम कुछ वक्त लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो सोल्यूशन देख लेंगे। सोल्यूशन भी समझ नहीं आएगा तो उस प्रॉब्लम को अपने किसी एक्सेल के अंदर लिख लेंगे और फिर कभी 1-1.5 महीने के बाद दोबारा देख कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपने परेशान नहीं होना। और जब एरर मिलते हैं तो ज्यादा ये भी होता है कि कंपाइलर एरर कहीं और भी, कोई मसला नहीं है, कंपाइलर एरर सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना बस। बट लिस्ट डेटा टाइप अलाउ करते हैं बट वेक्टर नहीं दें। भाई इसका मैं आंसर कर देता हूँ। बेसिकली आप अगर पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। जो भी सारे फीचर्स पाइथन इधर सी प्लस प्लस में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे पाइथन में अवेलेबल हैं, और पाइथन यूज़ करना इज़ अ प्लस सम हो। ठीक है, अगेन पॉइंट ये नहीं है कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, इट्स टोटली अप टू यू। जो भी आपकी, अगर आपको एक पहले से लैंग्वेज आती है ना तो प्रेफरेबली आप उसी पे कर लें। वही भाई वाली बात के जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मुझे सी प्लस प्लस सीखनी पड़ेगी और फिर मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। पाइथन वैसे प्रेफरेबली ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सूडो कोड और पाइथन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। और मेजरली आप जितना भी देखें ना, आपके पास यूट्यूब में लेक्चर वो भी पाइथन में ही पड़े होंगे, क्योंकि वो उसका फ़ायदा ये हो जाता है इंटरव्यूज़ में अगर आप बैठते हैं ना तो सूडो कोड अगर आपने लिख लिया तो फिर पाइथन कोड लिखने में आपको टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, वो एक प्लस पॉइंट है, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। बट यस यू कैन गो हैड। और इसमें एक लास्ट चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, बाकी आई थिंक क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कवर हो गए, जो कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है। अगेन पॉइंट इज कि आप लोगों का डीएसए के साथ साथ जो मेन पॉइंट है ना, डीएसए इज द माइंडसेट। ठीक है, जो भाई ने कहा है कि आप लोगों ने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, तो एक इसमें मैं आप सबको सजेशन देता हूँ जो कि मेरे लिए वर्कआउट की थी। मैंने स्टार्ट में अपने 4th सेमेस्टर में आई थिंक स्टार्ट की थी डीएसए, और उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मीन्स एक महीना किया, 15 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया, फिर 6 महीने छोड़ दिया, तो इस तरह। तो जब 2023 के स्टार्ट में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने स्टार्ट करना है डीएसए को रेगुलर, तो उसके अलोंग द वे मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका लास्ट टाइम भाई ने जिक्र भी किया था, एटॉमिक हैबिट्स। तो इट हेल्प मी अलॉट
उस बुक में ना बेसिकली आप लोगों को साथ के साथ वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता है, मींस प्रैक्टिस के लिए कि आप ये इम्प्लीमेंट करें। तो वो जो जो चीज़ें उसमें बता रही होती थी वो मैं अपनी ये डीएसए की हैबिट और साथ के साथ बुक रीडिंग की हैबिट ये दोनों बिल्ड करना चाहता था, तो साथ के साथ वो उन्हीं पे अप्लाई कर रहा था। तो उसमें वही है, कंसिस्टेंसी है, 21 डेज है, आपने एक टाइम सेट करना है, हैबिट स्टैकिंग है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो आप अगर पढ़ना चाहे तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, जिसमें आपको इसमें जो आपका गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए, इसके साथ कंसिस्टेंट रहना, ये आप लाजमी पढ़ें। ठीक है, यस, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बिल्कुल, अभी लैंग्वेज से ये मैंने बता दिया, अभी लैंग्वेज से परेशान नहीं होना। यस, किसी का क्वेश्चन था कोर्स से रिलेटेड। यस, दिस कोर्स इज़ टोटली फ्री और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे डिस्कॉर्ड पर शेयर होंगे। दिस वाज द लास्ट आई थिंक कि हमने लिंक जो है वो शेयर दोबारा व्हाट्सएप में की है, क्योंकि कुछ नए लोग व्हाट्सएप में आए थे। तो लेटर और हम मीटिंग का लिंक भी जो है वो उसी में शेयर कर रहे होंगे, और वो आई थिंक पोस्टर का लिंक भी वहीं पे शेयर होगा, पब्लिकली नहीं होगा। ठीक है, तो सब लोग डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन कर लें। Yes, Atomic Habits by James Clear. Okay, so I think let's end. Okay, guys, let's end this session. See you. अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।